जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह, मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। एक बार फिर से जोहार कह रहे हैं। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, अंतर मन से जोहार कह रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये कहते नहीं है, ये बस आप समझ लीजिए। चलिए, आज का मुद्दा जिस पर हम बात करने आए हैं वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है। ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड है। हालांकि ये दोनों प्रेस वार्ता अलग अलग पार्टियों की है, अलग अलग लोगों की है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? क्या वाकई इसके बैकग्राउंडर में कुछ ऐसा है जो दोनों को एक साथ जोड़ रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत बाबूलाल मरांडी की पीसी से हम करने वाले हैं इस चर्चा की। गिरिडीह में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून ये रहा कि उनकी जान को खतरा है। भाई, सवाल हमारा ये है कि खतरा तो है, लेकिन किससे और क्यों? चर्चा इसी पर करने वाले हैं, और इस पर भी कि इसका सार और इसके तार कहीं और जुड़े हुए हैं क्या। पहले आपको वो हम सुनाना जरूर चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। सुन लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं। और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का, इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को
सुपारी दिया गया था। और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्योद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। ये सुन लिया आपने। अब सीधे हम देवेंद्र भैया के पास चलते हैं। बड़ी देर से देख रहे हैं वो भी कि हम बारी नहीं आई है मेरी, यही बोलेंगे। अब मैं अब शांत रहूंगी, तबीयत नासाज है मेरी। लेकिन सुनिए देवेंद्र भैया, सवाल बस ये है, इन्होंने तो कह दिया कि जान को खतरा है, लेकिन थोड़ा सा पन्ना पलट लेते हैं हम, एक पन्ना पीछे पलटते हैं। हाँ, कल हम लोग चलते हैं। कल जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक नाम अनाउंस किया, वो नाम, हाँ, और सिर्फ नाम अनाउंस नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। ये ट्रेलर है, तस्वीर अभी बाकी पूरी पिक्चर बाकी है। क्या इस आज जो खतरा जिसकी आशंका बाबूलाल मरांडी ने जाहिर की है, उसके लिंक उस नाम से और उस होने वाले खुलासे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से कल परसों बाबूलाल गए थे नगड़ी के जमीन पर, और नगड़ी पर की जमीन पर जब गए तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उस बीच पे बाबूलाल मजबूत है, कहने में कोई संदेह नहीं। हाँ, बिल्कुल। कि 2012-13 में जब नगड़ी का मूवमेंट चल रहा था, नगड़ी का नगाड़ा बज रहा था, दयामनी बारला से लेकर ग्लेडसन डुमडुम तक सारे एक्टिविस्ट वहां से पहुंचे, तो बाबूलाल मरांडी भी वह चेहरा थे जो बार बार वहां जाते थे और लोगों का समर्थन करते थे। उस वक्त अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते थे और मौजूदा जो सीएम है हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम हुआ करते थे। इस डिप्टी सीएम के रहने के बावजूद जेएमएम जो है उस पर पार्टी बतौर पार्टी वह आंदोलनकारियों के साथ खड़ी रही। तो कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी से लेकर जेएमएम तक उस वक्त नगड़ी के किसानों के साथ खड़े थे। आज परिदृश्य उल्टा हुआ है। आज सीएम हेमंत जो है सीएम हो गए हैं, अर्जुन मुंडा प्रदेश से गायब हो गए, पर बाबूलाल उसी जमीन पे खड़े हैं। इनकी जमीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस वक्त भी वही और आज भी वही, आज भी आंदोलन उसी आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बाबूलाल जी ने कोई बड़ा यू टर्न नहीं दिया। मैं सिर्फ इस घटना की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस मामले की। कुतुब मीनार वाली बात नहीं हो रही है, हम नहीं कर रहे कुतुब मीनार वाली बात। जो उन्होंने यू टर्न लिया तो वो जाते हैं। उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य जाते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य अपने चिर परिचित अंदाज जो उनका होता है पूछते हैं, सवाल करते हैं कि बाबूलाल जी को आज कह रहे हैं कि आदिवासी की जमीन नहीं दी जाएगी, आदिवासियों के जमीन छीनी जा रही है। बहुत मानवीय संवेदनाओं से तरबोर है बाबूलाल जी। पर उस वक्त बाबूलाल जी कहाँ थे जब तबकारा गोली कांड हुआ था, नेतरहाट फायरिंग रेंज बना था, और उस वक्त कहाँ थे जब आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। तो बहुत विस्तार में ले जाते हुए उन्होंने एक बात और कह दी कि सुनील साहू जो बम्बार्डिंग है कल का, सुनील साहू, अब सुनील साहू कौन है ये तो बाबूलाल जी बेहतर बतावेंगे। मुझे लगता है बेहतर जानते होंगे तभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने हुई। और क्या सुनील साहू का जो नगड़ी की जमीन है उससे भी कोई रिश्ता है क्या? क्या वहां इन्वेस्टमेंट हुआ है? और यदि वो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो क्या बाबूलाल जी, मैं नहीं जानता, क्या बाबूलाल जी उस जमीन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको बचाने के लिए वहां जा रहे हैं? आखिर सुप्रियो भट्टाचार्य का इशारा किस ओर है? और
बड़ी बात यह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि यह तो एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो क्या पूरी पिक्चर आने के पहले बाबूलाल की बेचैनी बढ़ गई? और यदि बेचैनी बढ़ गई है तो क्या बाबूलाल अब नगरी के मामले पर चुप रह जाएंगे, सवाल तो ये है। या फिर पलटकर जवाब देंगे? और फिर बाबूलाल कोई ये मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, वे आज भी उसी पीच पे खड़े हैं, कल भी उसी पीच पे खड़े हैं, पर बाबूलाल कोई इमैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है। जब उन्होंने नगरी जाने का फैसला किया है तो निश्चित रूप से सोच समझ के लिया होगा, कि बड़ी प्लानिंग भी रही होगी। और आज वे कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, तो क्या यह भी एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? क्या वे मैसेजिंग की कोशिश नहीं है कि जब हम आदिवासी समुदाय के पक्ष में खड़े होते हैं, उसके हक हुकूक के पक्ष में खड़े होते हैं, तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन एक बड़ी बात और भी है, क्या ये नगरी के मामले तक सीमित? याद कीजिएगा, बाबूलाल की इर्द गिर्द कई चेहरों के बारे में दावा किया जाता रहा है कि उनका शराब का एक बड़ा कारोबार है। ईडी की और दूसरे जो एजेंसियां है उसके पूछताछ में भी वो लोग आ चुके हैं। तो क्या जो न्यू उत्पाद पॉलिसी सरकार की आ रही है, उससे भी उनका कारोबार ढहने वाला है, सम्राट ढहने वाला है? लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको रोकूंगी, ये चर्चा मतलब इसको आप और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बात अगर नई शराब नीति की हो रही है तो आपको याद होगा कि इस शराब नीति को लेकर के चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी शुरू से मुखर रहे हैं, जब से ये प्रस्तावित था कि नई शराब नीति लाई जा रही है। छत्तीसगढ़ का मॉडल यहाँ पे लागू करने की बात कही गई थी और उसी को लेकर बाबूलाल मरांडी शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन अगर वो अब इस नई शराब नीति के बाद अगर जो स्मगलर हैं, जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, अगर उन किलों में अगर इनका भी एक दो कमरा है और अब वो लग रहा है कि ढहने का डर है, तो क्या इसे एक अलग राजनीतिक पिच समझी जाए? हाँ, तो मैं वही उसी ओर इशारा कर रहा हूँ कि आखिर जान का खतरा क्या? हर खतरे के पीछे एक इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होता है, एक आर्थिक साम्राज्य होता है, और राजनेताओं का तो भरपूर होता है, किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट। तो क्या यह? लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है जिसकी ओर आपने इशारा किया, जान का खतरा। किससे खतरा है? मतलब हमारी इस चर्चा का मुझे लगता है लबो-लबाब हम यही जानना चाहते हैं। पर एक चीज बताइए कि खतरा किससे आज से है? 4 या 5 दिन पहले रघुवर दास सामने आते हैं और पेशा के मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका कहना है या उनका दावा है, रघुवर दास जी का, पूर्व सीएम का, कि सरकार में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वे पेशा लागू होना देना नहीं चाहते। ये पेशा का पिच किसका था? हाँ। यार बाबूलाल मरांडी जी का था, चंपाई सोरेन का था, जो इनकी पीछ पर उस पर रघुवर दास खेल रहे हैं। तो क्या ये जान का जो खतरा है उस जेएमएम से कम और भाजपा से ज्यादा है? और जान का खतरा का मतलब क्या है कि पॉलिटिकली खतरा। तो क्या भाजपा के अंदर भी क्रॉस फायरिंग हो रही है, एक दूसरे से भिड़ने की स्थिति में? ये चीजों को देखा जाना चाहिए। पर कल का जो बड़ा बात रहा, या जो अब नगरी के बारे में मामले आ रहे हैं, और कल सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जो सवाल खड़ा किया है कि बाबूलाल जी ने कहा कि किस जमीन जो है आदिवासी समुदाय की, आदिवासियों की, इसकी मिलनी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने वही सवाल खड़ा किया कि वर्ष 2000 में हम राज्य के प्रथम सीएम होते हैं, और प्रथम सीएम होने के नाते आपको नीति निर्धारण का पूर्ण अधिकार था। आप कहते हैं कि नगरी की जमीन किसानों को मिल, नगरी के बारे में स्पष्ट कर दे आरती, नगरी का जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था 2013 के भूमि अधिग्रहण के तहत तो नहीं हुआ है, 1894 के जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसके तहत हुआ है। और 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 1957-58 में हुआ है। 1800 हम बोल रहे थे, 1957-58 में हुआ है। शायद 61 या 62 में या 60 में किसानों ने उसका विरोध किया। 253 किसान रैयत बताए जा रहे हैं। वो 253 रैयतों में से महज 8 या 10 रैयतों ने ही पैसा लिया था, और आज तक पैसा रैयत लोग नहीं लिए हैं। दावा किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो गई, पर उस वक्त जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के लिए जरूरी था कि किसानों के साथ जो जन संवाद होता है, जन सुनवाई होती, जन सुनवाई के दरमियान पूरे किसान उसी जमीन पर खड़े थे। तो न तो ग्राम सभा हुई, न जन सुनवाई हुई, न किसानों का भुगतान हुआ, तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?
कैसे पूरी हुई? आबादी पूरी हो गई तो 1957-58 से 2024 तक के 60-70 वर्षों में ये जमीन उनके पास क्यों रहा? सही बात है। आपने जमीन लिया क्यों नहीं? एक दूसरी जानकारी मैं देता हूँ कि दयामणि बारला ने वर्ष 2013 में आरटीआई दाखिल किया था और वह आरटीआई में बिरसा एग्रीकल्चर से और भूमि अर्जन विभाग से पूछा गया था कि इस जमीन का आपने अधिग्रहण किया है। बिरसा एग्रीकल्चर ने इनकार कर दिया, ये जमीन उनकी नहीं है उनकी, ये जमीन है ही नहीं। भूमि अधिग्रहण डिपार्टमेंट, ये अर्जन डिपार्टमेंट के पास भी कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है नहीं है। 3 किसानों को आपने भुगतान किया, ऐसा कुछ नहीं है। और मजे की बात है कि जो जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं है वो लॉ यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, आईएम को दे रहे हैं, पथ निर्माण विभाग मतलब ये सब कुछ जुबानी हो रहा है। हाँ, आप देखिए इन सब चीजों, जो सरकारी चीजें होती हैं वो तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड, दस्तावेजी मानी जाती हैं। अगर वो चीजें डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं तो आप सिर्फ जुबानी उन जमीनों को सरकारी जमीन बता रहे हैं, गैर मजरूआ बता रहे हैं, और वो फिर दान भी दे रहे हैं आप। जबकि एक सच्चाई है कि वर्ष 2013 तक किसान अपने रसीद कटवाते रहे हैं और उसके बाद वर्ष 2013-12 तक जो किसान है उनकी रसीद कटती रही। तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 57-58 या 65 में पूरी कैसे हो गई? ये पूरा का पूरा एक मतलब ये तो पूरा मामला ही सवालों के घेरे में है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बाबूलाल जी का जो नगड़ी पे सवाल है वो बिल्कुल जायज है। ठीक है, नगड़ी पर उनका सवाल जायज है, पर सवाल फिर वही है कि बाबूलाल जो कह रहे हैं कि जमीन वापस होनी चाहिए, तो बाबूलाल राज के पहले सीएम थे। एचईसी में हजारों एकड़ जमीन, मैं क्या और स्पष्ट कर दूं, 1894 का जो भूमि अर्जन कानून था उसमें भी प्रावधान था कि 2 वर्ष के अंदर अंदर जिस मकसद से जमीन ली गई है उस मकसद में इस्तेमाल नहीं होता है तो जमीन किसानों को वापस हो जाएगी। उस हिसाब जो भी रैयत है उनको वापस होगी जमीन। तो उस जमीन उस हिसाब से तो कभी जमीन जो है किसानों को मिल जाना चाहिए था वापस। वर्ष 2013 का जो भूमि अर्जन लैंड एक्वाइजेशन कानून वह कहता है 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर अंदर यदि जिस मकसद से जमीन लिया गया, जिस पर्पस से लिया गया, यदि उस पर्पस में नहीं उपयोग होता तो रैयत को वापस हो जाएगी। दोनों ही कानून में जमीन रैयत को वापस करने का प्रावधान है। तो सवाल ये है कि एचईसी में हजारों एकड़ जमीन पड़ी जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। तो भाजपा क्या केंद्र सरकार से प्रस्ताव, और यहाँ तो 5 साल, यहाँ तो 60 से 70 सालों का गैप है। तो यही सवाल यहाँ पर नजर क्यों नहीं पड़ी? सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि ठीक है प्रावधान तो है वापसी का, तो सिर्फ नगरी में ही क्यों, एचईसी में क्यों नहीं? और मीटर से लेकर के जो हजार कंपनियां टाटा वगैरह को दी गई और जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ वो सभी की वापसी क्यों नहीं हो जाए? सिर्फ नगरी पे नजर क्यों? तो ये सवाल है। निश्चित रूप से बाबूलाल आदिवासी समुदाय के संवेदना के साथ अपने को खड़े दिखला रहे हैं, बाकी सवाल बड़ा फिर से वही है। तो क्या ये इन चीजों को हम ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ एक इस आशंका को जो उन्होंने जाहिर किया है उससे वो कई पिच पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं बाबूलाल, लेकिन उन्हें क्लीन बोल्ड की तैयारी पहले ही हो चुकी है, जिस तरह से कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया, ये हम मान सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सुप्रियो भट्टाचार्य ने जब कहा है कि एक नाम है और खुलासा अभी बाकी तो है, तो बाबूलाल मरांडी जी को सामने आके ये बताना चाहिए कि वो है कौन। जान पे खतरा के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि सुनील साहू कौन है और उनसे उनका रिश्ता क्या है, ज्यादा बेहतर यह तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, लोगों के बीच में जो अलग अलग तरह की राय बन रही है, जो लोग अजम्पशंस हैं बहुत सारे, उन चीजों का पटाक्षेप होगा मुझे लगता है अगर बाबूलाल सीधे सीधे आकर इन चीजों को कहते हैं, क्योंकि एक फ्रंट लाइन पे आकर के वो कह रहे हैं सुप्रियोदा की देखिए एक शख्स है, अभी और बहुत खुलासे बाकी हैं और उस शख्स को सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी से जोड़ा जा रहा है। तो ये अब वक्त है, अब गेंद सीधे सीधे उनके पाले में डाल दी गई है। बाबूलाल जब सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया और सुनील साहू का नाम लिया तो गेंद सीधे सीधे बाबूलाल के पाले में थी। बाबूलाल को सामने आके बताना चाहिए था सुप्रियो भट्टाचार्य सुनील साहू से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और यदि है
तो साबित करिए। वो चुनौती देते हैं हाँ, सुप्रियो साबित भट्टाचार्य करिए, को, साबित पर करिए। उन्होंने ये करने के बजाय कह दिया मेरी कुछ जान पे और ही खतरा किया है। है। हाँ। अब जान पे खतरा है कि पॉलिटिक्स में खतरा है, ये तो आने वाले दिनों में अस्तित्व खतरे में है, ये देखना होगा। और देखना ये होगा। बड़ी सही बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी से नहीं, घर के लोगों से ही खतरा हो गया हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का खतरा हो, पॉलिटिक्स जेएमएम से खतरा है कि भाजपा के अंदर ही उनके पॉलिटिक्स खतरे में है। ये कई सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। अगर इस चर्चा के दौरान पर आपके मैं मन में एक भी चीज में स्पष्ट कर दूं, यदि नगरी के संदर्भ में हम बात करें और जमीन के संदर्भ में बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब सत्ता में रहती है तब उसकी भाषा कुछ और होती है, और विपक्ष में रहती है तब उसकी भाषा बदल जाती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कीमत पर पूंजीपतियों को जमीन देना चाहती है। फायदा है। अब बताते हैं कि रिम्स 2 का निर्माण रांची में ही क्यों, हाँ। ये दुमका में क्यों नहीं हो सकता? हाँ। देवघर में क्यों नहीं? देवघर में क्यों नहीं हो सकता? पलामू में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि रिम्स पे बहुत ज्यादा बर्डन है, निश्चित रूप से बर्डन है, रिम्स 2 की जरूरत है, पर पूरा भार राजधानी रांची पर ही क्यों? यदि रिम्स 2 का भी निर्माण होता है तो दुमका के लोग तो रांची आएंगे ना। ये कुछ प्रोमिनेंट स्टेशंस पे भी अगर आप वहां पर कर दें तो शायद उस जोन के लोगों को, जैसे मान लीजिए संताल में अगर आपने कर दिया तो संताल के लोगों को कम से कम यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो भी तब जबकि संथाल इनको दिल खोल कर वोट दिया। हाँ, दिल खोल, संथाल वही मैं जेएमएम का पॉलिटिकल किला है। आप उस पॉलिटिकल किला में रिम्स 2 का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप पलामू में नहीं करते, चाईबासा में नहीं करते, हजारीबाग में नहीं करते, आपका जो किला है रिम्स 2 का निर्माण वहीं कर देते हैं। आपके मतदाताओं के लिए बेहद हाँ, अगर हम कोल्हान, पलामू, छोटा नागपुर प्रमंडल को छोड़ भी दे तो संताल जो आपके लिए है, आपके लिए हमेशा से रहा है, तो आप वहां पर भी, ये अच्छा मौका था, मुझे लगता है ये अच्छा मौका था। चलिए, ये मौका किसके लिए है नहीं है वो अब इस पर 4 साल डिस्कशन के लिए बाकी है, अभी 4 साल बाद ये फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, बहुत सारे सवाल भी आए। अगर आपके जहन में भी सवाल उठता है कि भाई किससे खतरा है, क्यों खतरा है, और अगर है तो फिर बाबूलाल मरांडी ने कल के जेएमएम के सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया? बहुत सारे ऐसे सवाल कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी किए थे। तो ऐसे सवालों के बीच आपके भी अगर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और यहाँ मिलेंगे हम वापस आपको देवेंद्र भैया के साथ ऐसे ही खबरों की खबर के लिए। देखते रहिए द भारत मित्र। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।